बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। नादरीन, सैलाब की तबाहकारियाँ अभी जारी हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत के इलाके हिमाचल में कुछ बारिशें रुक गई हैं और मकबूजा कश्मीर में भी बारिशों में कमी की इत्तला आ रही है और आने वाले दिनों में ये बारिशें वहाँ मज़ीद नहीं होंगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी बारिशों की इत्तला है कि यहाँ बारिशें होंगी, एक के बाद एक कोई ना कोई नई मुसीबत आ जाती है। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त दरिया सतलुज में जो पानी दाखिल हो रहा है वो एक बड़ा रेला है और पानी बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान के जो एरियाज़ हैं, जंग का इलाका, टोबा टेक सिंह का इलाका और खानेवाल के इलाके, ये एक मुश्किल सूरत हाल में है। और इसके लिए जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि बंद गलत तोड़े गए हैं, यानी जहाँ से बंद तोड़े गए वो ज़्यादती की है इंतज़ामिया ने, हुकूमत ने, और उसकी वजह से बहुत सारे इलाकों में लोगों को मुश्किलात का सामना है। कुछ लोगों के बागात बचा दिए गए, जागीरें बचा दी गई, फैक्ट्रियाँ मिलें बचा दी गई और गरीबों के इलाके डबो दिए गए। उसकी वजह से लोग खासे परेशान हैं। रावी के अंदर जो सूरत हाल है, पानी वहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद पहले जैसी सूरत हाल अब रावी में नहीं है। पानी ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन वो सैलाबी सूरत हाल जिस तरह एक शिद्दत के साथ सैलाब आ रहा था, इस वक्त वो वहाँ पे नहीं है। लेकिन दरिया सतलुज में इस वक्त एक बड़ा सैलाबी रेला आ रहा है और इंडिया ने बार बार उसके बारे में पाकिस्तान को खबरदार भी किया है। और जब भी कभी ये सतलुज में पानी बढ़ता है तो उसकी वजह से जो आपके जनूबी पंजाब के कुछ एरियाज़ हैं वो मुतासिर होते हैं। कसूर से लेकर मुजफ्फरगढ़ तक ये सारे एरियाज मुतासिर होते हैं। तीन जो पाकिस्तान के मशरकी दरिया हैं, इनमें सूरत हाल जो है वो ख़तरनाक है। एक चनाब है, फिर रावी है और उसके बाद सतलुज है। सतलुज में जो है वो ब्यास का पानी मज़ीद दाखिल होने भी जा रहा है। अब तक जो पाकिस्तान के सरकारी आदादोशुमार हैं उनके मुताबिक 4000 से ज़्यादा आबादियाँ या गाँव देहात जो हैं वो पानी के नीचे चले गए हैं, वो डूब गए हैं। कई इलाकों में पानी 10 फुट और इससे ज़्यादा भी गया। ये बहुत बड़े पैमाने पर सैलाबी पानी आया है और इसने बड़ी तबाहकारी की है। जो फसलें तबाह हुई हैं वो सिर्फ फसलें तबाह नहीं हुई, बल्कि उन ज़मीनों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। बेशतर इलाकों में जो ज़मीनें हैं उन्हें दोबारा काबिल काश्त करने में या तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी या वो काबिल काश्त नहीं रहेंगी। जहाँ पे ज़्यादा रेत आ गई है वो ज़मीनें काबिल काश्त नहीं रहेंगी। 35 लाख से ज़ायद अफराद पाकिस्तान में जो आदादोशुमार दिए गए हैं सरकारी सतह पे, इस सारी सूरत हाल से मुतासिर हुए हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों में जो अब तक लोग जाँ बहक हो चुके हैं उनकी तादाद 3000 से ज़ायद है। ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसको संजीदगी के साथ पाकिस्तान को और भारत को देखना चाहिए। और ख़ास तौर पे क्लाइमेट चेंज के हवाले से दोनों ममालिक को ना सिर्फ मिलकर बल्कि जो आसपास के खित्ते के दीगर ममालिक हैं उन्हें भी यहाँ पे बहुत जंगी बुनियादों पर तब्दीलियाँ लानी चाहिए, जैसे कि यूरोप में आई हैं। बहुत सारे जो मगरबी ममालिक हैं वहाँ पे तब्दीलियाँ आई हैं। उन्होंने बड़े पैमाने पर प्लांटेशन की है, जंगलात की कटाई रोकी है और जो आलूदगी है उसके हवाले से कानून साजियाँ की हैं, बड़े सख्त इकदाम उठाए हैं। उसके बाद उन मुल्कों ने अपने आप को बहुत हद तक जो माहौलियाती तब्दीलियाँ उनसे महफूज किया है, आलूदगी से महफूज किया है। तो पाकिस्तान को, भारत को, बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को और खित्ते के जो आसपास दीगर ममालिक हैं, ईरान को भी इसमें शामिल करें, इन तमाम ममालिक को बड़े पैमाने पर इस तरह के इकदाम उठाने पड़ेंगे। अफगानिस्तान में जो अभी जल्जला आया उसमें जो पहली इतला मैंने आपको दी थी उसमें 800 के करीब लोग जाँ बहक हुए थे और अब तादाद बढ़ते बढ़ते 2200 से ज़ायद हो गई है। ये इतना खौफनाक जल्जला था कि अब तक की इतला के मुताबिक 2200 से ज़ायद अफराद इस जल्जले के नतीजे में जाँ बहक हो गए हैं और लगातार अभी भी लाशें मलबे से निकाली जा रही हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान से एक दरख्वास्त की है कि जो अफ़गानों की बेदखली की जा रही है, पाकिस्तान से उन्हें निकाला जा रहा है कि वो अपने मुल्क वापस पहुँचे और ज़बरदस्ती भी की जा रही है, तो इस सिलसिले को अभी फ़िलहाल रोक दिया जाए क्योंकि वहाँ पे बड़े मुश्किल सूरत हाल है। इसमें अगर नए लोगों को वहाँ भिजवाया जाएगा तो मुश्किलात बढ़ेंगी। लिहाजा ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी ये बात की है, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ये बात की है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अब इमदाद भी भिजवा दी है, इमदादी सामान भिजवाया है। भरपूर मदद करनी चाहिए अफ़गानिस्तान की, अपने हमसाया मुल्क की। हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क भी है, तो जितनी पाकिस्तान मदद करे उतनी कम है। पाकिस्तानियों को पूरी शिद्दत के साथ अपने अफ़गान भाइयों के साथ खड़े होना चाहिए क्योंकि हमारा जीना मरना एक साथ है। हम बिल्कुल साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे के अच्छे हमसाए बन के ज़िंदगी गुजारेंगे तो हम लोगों के लिए आसान रहेगा। नादरीन, जहाँ तक फ्लड्स की मैं बात कर रहा था तो मैं याद दिला दूँ आपको कि आज के दिन में हम यहाँ मैनचेस्टर में, बरतानिया का शहर है मैनचेस्टर, और जहाँ पे माए नवाब रेस्टोरेंट जो स्टॉकपोर्ट रोड पे है, शाम 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, 10 बजे तक हम लोग फंड रेजिंग करेंगे सैलाब मुतासरीन के लिए।
हम सब अपने अपने तौर पे जो कुछ कर सकेंगे वो हम करेंगे। यहाँ बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा शानदार मादी में वो काम करते रहे हैं। इन लोगों ने दुनिया के कई मुल्कों में काम किया है। बड़ी अच्छी NGO है होप फॉर मैनकाइंड, इनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान में हम पाकिस्तानियों के दुख को बांटने में अपना रोल प्ले करेंगे और हम कुछ ऐसा कर पाएंगे जिससे सबका नहीं तो बहुत सारे लोगों का हम दुख और दर्द बांट पाएं। इससे पहले 2022 में हमने अपने तौर पे कोशिश की थी, अब हम 2025 में फिर सैलाब आ गया है, अपनी पूरी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में बहुत सारे दोस्तों को मैंने एक्टिव किया है और आपको आने वाले दिनों में वो सारी एक्टिविटी नजर आएगी जो हम अपने सैलाब मुतासरीन बहन भाइयों के लिए करने जा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं मैनचेस्टर में और आसपास, ये लोग तैयारी कर लें और शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक हम सब इकट्ठे होंगे और पाकिस्तानियों की मदद के लिए फंड रेजिंग करेंगे। तो आप सब इसका हिस्सा बनिए और अपना किरदार अदा कीजिए। अल्लाह ताला आप सबकी एफर्ट को कबूल फरमाए। इसके बाद एतवार को हम लोग ब्रेडफोर्ड में, ये इसको मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं, बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वहां पे रहते हैं, तो ब्रेडफोर्ड में मैं जो वेन्यू है उसका ऐलान कर दूंगा नेक्स्ट वीलॉग में या उससे अगले वीलॉग में। तो ब्रेडफोर्ड में हम एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं एतवार वाले दिन, इसी तरह शाम को 6-7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, तकरीबन 10 बजे तक हम वहां पे भी एक प्रोग्राम करेंगे। एतवार है तो हम कोशिश करेंगे कि 6 बजे शुरू करें और 9 बजे खत्म करें। तो वहां जो है पाकिस्तानियों से अपील है ब्रेडफोर्ड में वो वहां पे आएं और आकर सैलाब मुतासरीन की मदद करें और इस सिलसिले का हिस्सा बने। तो ये नाजरीन फ्लड्स के हवाले से हमारी एक दरखास्त है पाकिस्तानियों से, और पाकिस्तान में मेरी बहुत सारे पाकिस्तानियों से जो लोग मेरे साथ पहले काम कर रहे थे वो भी, और जो नए लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं उन लोगों से दरखास्त है कि हमारी टीम का हिस्सा बने। और आने वाले दिनों में हम कुछ नंबर्स भी देंगे, कुछ लोगों से राब्ता भी करवाएंगे और अपनी टीम को बड़ा करेंगे, क्योंकि बड़ी मुसीबत है और इससे आप 1-2-4 दिन में निपट नहीं सकते। ये मामला महीनों तक चलेगा और कई महीनों तक आपको मदद करनी पड़ेगी। यहाँ पे जानवरों को जो है वो चारा चाहिए, इंसानों को जो है वो साइबान चाहिए, पहले शेल्टर दिया जाए, बिस्तर दिए जाए, सहूलियत दी जाए, खाना दिया जाए, फिर राशन दिया जाए ताकि वो खुद पका सके। जानवरों को और इंसानों को जिंदा रखना पहला चैलेंज है। उसके बाद जब इनको वापस इनकी ज़मीनें मिल जाएं तो इन्हें खाद फराम की जाए, इन्हें बीज फराम किया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि ये दोबारा से फसलें लगा सकें। जहां हम मदद कर सके लोगों का घर बनाने में वो भी हम कोशिश करेंगे। डिपेंड करता है कि पाकिस्तानी कितना ज्यादा बढ़ चढ़ के इस सिलसिले के अंदर हिस्सा डालते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के जो 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा था उसको रोक दिया है और उसकी एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहां पे बाइकआउट कर दिया था। अब क्योंकि बाइकआउट है तो इसकी वजह से वहां पे वैसे भी बाइकआउट के बाद इलेक्शन तो रहा ही नहीं, अब तो वन साइडेड इलेक्शन है। PMLN जो है उन्हीं को जितवाना है तो वो अपने उम्मीदवार का ऐलान करें और इलेक्शन करवाने की जरूरत ही कोई नहीं है। बस सिर्फ ऐलान कर दें कि ये हमारा उम्मीदवार है और इलेक्शन कमीशन को चाहिए उसको नोटिफाई कर दे कि ये MNA बन गया है। इलेक्शन की तो जरूरत ही नहीं है। यानी अगर 10 वोटों के मुकाबले में 1000 वोट भी पड़ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो जीतना तो 10 वोटों वाले ने। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का तयशुदा फार्मूला है। एक भी ज़िमनी इलेक्शन उन्होंने तहरीक इंसाफ को नहीं जीतने दिया। तो तयशुदा फार्मूले के मुताबिक अगर 1 लाख वोट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बंदा लेता है तो उसके मुकाबले में 5000 वोट लेने वाला PMLN का जीत जाएगा। ये तो सेट पैटर्न है और ये जिद है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की और पाकिस्तान की जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठी हुई शख्सियात हैं उनकी, और वो यही कर रहे हैं। हम ये बार बार होता हुआ भी देख रहे हैं। मुल्तान में नाज़रीन सैलाब से बहुत तबाही आई, मैं आपको ये बताना भूल गया। वहां पे बहुत सारे आमों के बागात, बहुत सारी फसलें, खेत, लोगों की आबादियां जो ज़्यादा बुलंदी पर नहीं थी वो डूब गई हैं। बहुत नुकसान हुआ मुल्तान में। उसके अलावा जो मुजफ्फरगढ़ का इलाका है वहाँ पे लगातार नुकसान हो रहा है। एक और मैंने आपको एरिया बताया था दरियाए तवी के उस तरफ, तो वहाँ अब कुछ टीमें हमारी पहुंची, उन्होंने बताया कि वाकई वहाँ पे हालात ख़राब हैं और अभी तक वहाँ हुकूमत की रसाई नहीं है। बेशतर इलाकों में हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। हुकूमत की कैपेसिटी भी कम होती है, लेकिन यहाँ पे इस हुकूमत की कैपेसिटी कम होने के बावजूद उन्होंने काम किया ही नहीं। देखें हुकूमत करती क्या है, हुकूमत का तरीकाकार ये होता है कि आपकी जितनी कम कैपेसिटी है आप उसके अंदर ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, पहली चीज। दूसरा, आप अप्रिशिएट करते हैं बाकी सारे ग्रुपों को, NGOs को और तमाम लोगों को, आवाम को, कि आप आए और आकर आप इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालें। हुकूमत को इससे कोई सरोकार नहीं होता कि किसका तस्वीर लग रहा है, किसका नारा लग रहा है, क्या हो रहा है। हुकूमत ये देखती है कि फैसिलिटेट किया जाए आवाम को। आवाम को खाना मिलना चाहिए, शेल्टर मिलना चाहिए, उनका ख्याल रखा जाना चाहिए, जानवरों को बचाया जाए, मेडिकल कैंप्स लगने चाहिए। तो हुकूमत हमेशा फैसिलिटेट करती है तमाम तंजीमों को। माजी में हम ये होता हुआ देखते भी रहे
लेकिन इस मरतबा हम अजीब चीज़ ये देख रहे हैं कि हुकूमत ना सिर्फ खुद काम नहीं कर पा रही, वसाइल तो महदूद हैं लेकिन काबिलियत भी नहीं है। हुकूमत खुद काम नहीं कर पा रही और जो लोग काम करने के लिए आ रहे हैं उनको भी मना कर रही है, उनको रोक रही है कि अगर काम करना है तो हुकूमत आपको बताएगी क्या करना है, और हुकूमत जो है उसके अंदर अहलियत है नहीं। फिर वो चाहते हैं ज़बरदस्ती फ़ोटो लगाया जाए मरियम नवाज़ का। अब इसको लोग पसंद नहीं करते, तो इस एक जिद की वजह से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोगों को, NGOs को, जो फलाई काम करने वाले इदारे हैं, उन्हें मायूस किया और उनको परेशानी में डाला। ख़ास तौर पे वो इदारे जो बेचारे छोटे इदारे हैं, छोटे पैमाने पे काम करते हैं, उनको तो इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। नाज़रीन, मौजूदा निज़ाम के बारे में नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, ये बड़े मज़ेदार इंकशाफात हैं जो ख्वाजा आसिफ साहब ने किए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है निज़ाम के तसलसल से बिल्कुल मुत्तफिक हैं, और इस जो हाइब्रिड निज़ाम है इसमें नवाज शरीफ साहब को किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। देखिए, अब वो लोग जो ये चूरन बेचते हैं कि नवाज शरीफ के अंदर लावा पाटने वाला है, वो लोग जो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने दिल में राज छुपा के बैठे हैं, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, आने वाले दिनों में वो मुतहर्रिक हो जाएंगे, वो बहुत सारी चीज़ों से पर्दा उठाने वाले हैं, वो सारे लोग ज़रा सोचें कि नवाज शरीफ साहब ख्वाजा आसिफ साहब से क्या कहलवा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ बता रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल राजी हैं, बिल्कुल मुतमईन हैं और बिल्कुल मुत्तफिक हैं जो इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है उससे। हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं दोगले का, हाइब्रिड का जो मतलब होता है वो दोगला होता है। तो एक दोगला निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान में, यानी स्टीयरिंग पे कोई और बैठा हुआ है और पीछे से स्टीयरिंग को हिला कोई और रहा है। कठपुतली हुकूमत चल रही है पाकिस्तान में, इनकी डोरियां किसी और के हाथ में है, वो सब जानते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में है। तो नवाज शरीफ साहब इससे खुश हैं, राजी हैं, उन्हें कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने यह बताया। अब इसमें सवाल किया गया एंकर की जानिब से कि क्या नवाज शरीफ गिव अप कर चुके हैं क्योंकि वोट से इमरान खान का मुकाबला करना मुश्किल है। तो इस पे ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मईशत, फौज, खारजा पॉलिसी कामयाब चल रही हैं, तो एक चीज़ के लिए दूसरी चीज़ को वक्ती तौर पर पीछे छोड़ा जा सकता है। यानी उनका कहने का मतलब यह है कि मईशत भी ठीक चल रही है, फौज भी ठीक चल रही है, खारजा पॉलिसी भी ठीक चल रही है, लिहाजा अगर सियासत ठीक नहीं चल रही है, लोग हमें प्यार नहीं कर रहे, तो दफ़ा करो फिलहाल। या जो सिविलियन सुपरमेसी या वोट को इज्जत दो का नारा था, अगर हम उसकी इज्जत नहीं कर रहे तो दफ़ा करें फिलहाल, ये चीज़ें चलने दें। तो इन तीनों चीज़ों पे हम बात कर लेते हैं। नंबर एक तो मईशत पाकिस्तान की जैसे चल रही है पूरा पाकिस्तान जानता है, किसी आदमी का कारोबार नहीं चल रहा, कोई पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जिन लोगों का कारोबार था वो भी ठप हो गया, किसान की मईशत बर्बाद हो गई। पाकिस्तान में गुर्बत की शरह जो है वो लगभग 50% तक पहुंचने वाली है, इस सैलाब के बाद तो इससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बेरोजगारी की शरह पाकिस्तान में बढ़ गई है, लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर बाहर जा रहे हैं। तो मईशत तो ठप है, सब जानते हैं, कख नहीं इन्होंने मईशत का किया। तो एक चीज़ तो ये है। फौज के बारे में उन्होंने कहा फौज ठीक चल रही है, सही सेमत में कामयाबी जा रही है। वहाँ पे फौज की वाहिद कामयाबी जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के तैयारे गिराए। ये बड़ी कामयाबी, छोटी बात नहीं है, इस पे जितना अप्रिशिएट किया जाए वो अच्छी बात है। लेकिन फौज और अवाम के बीच में जो खलीज पैदा हुई है इस सारे हाइब्रिड निज़ाम की वजह से, उसकी भरवाई अब नहीं हो सकती। ख्वाजा आसिफ साहब शायद ये बात भूल गए। हाँ, फौज अगर मरियम नवाज साहबा के बैनर और पोस्टर लगा रही है, फिर तो अगर आप उसको कहते हैं कि वो ठीक चल रही है तो फिर तो ठीक चल रही है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि फौज और अवाम के दरमियान एक मजबूत और मरबूत रिश्ता आज भी कायम है, तो ये आपकी गलतफहमी है, ऐसा नहीं है। बतौर इदारा फौज को नुकसान हुआ है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो एक हाइब्रिड पॉलिसी है उसकी वजह से, जो उनकी सियासत में मुदाखलत हुई है और गलत मुदाखलत हुई है, इसकी वजह से फौज को बतौर इदारा अवाम के साथ उनकी दूरियां पैदा हुई हैं। हाँ, मरियम नवाज के बैनर लगा के उन्होंने, आपके लिए शायद अच्छा हो लेकिन पब्लिक के लिए और फौज के लिए मुझे नहीं लगता ये अच्छा है। खारजा पॉलिसी में ख्वाजा साहब ने कहा तीसरा कि वहां कामयाबी हुई है। तो खारजा पॉलिसी में तो कामयाबी ये है कि मुलाकातें आपकी सबसे हो जाती है। एक एटमी मुल्क है पाकिस्तान, तो मुलाकातें तो हो जाती हैं। फिर हमारी लोकेशन ऐसी है कि हमारी इंपॉर्टेंस रहती है, तो मुलाकातें हो जाती हैं। लेकिन उन मुलाकातों का नतीजा क्या है? क्या पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है? क्या वो ममालिक पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं हो रहा। तो खारजा पॉलिसी अगर आपकी अच्छी है भी, आपकी तस्वीर और वीडियोस बन रही हैं और आप उनको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई फायदा पाकिस्तान में नहीं आ रहा, उल्टा जिनको आप मिल रहे हैं उनको आप फायदा दे रहे हैं। जैसा कि आपने अभी अभी एक फायदा दिया अजरबैजान की एक कंपनी को, $300 मिलियन का वो यहां पे लगाएंगे। फिर आपने उनके साथ IPP तर्ज का एक मुआहदा कर लिया कि काम हो या ना हो, हम आपको पैसा देते रहेंगे और डॉलर्स के अंदर देंगे। ये जो एक मुआहदा और किया है एक अजरबैजान की कंपनी के साथ, तो फायदा तो उनको हो गया,
हम तो सुन रहे थे सरमायाकारी हमारे मुल्क में आएगी, उल्टा फायदा उनको हो गया। तो ये कौम को चूना लगाने वाली बात है और इसके अलावा कुछ नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने एक और काम किया, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि एक तकरीब में खिताब किया जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने। इन पे हमें बहुत सारे एतराज़ात भी हैं। इन्होंने बहुत सारी जगहों पे माजी में ऐसी पॉलिसी रखी कि ये एक कदम पीछे हट जाते थे और जहां पे इंसाफ देना चाहिए था, शिद्दत से खड़े होना चाहिए था, वहां पे ये जज भी नहीं खड़े हुए, कुछ और जज साहिबान है वो भी नहीं खड़े हुए। और आज वो सारे जज साहिबान पछता रहे हैं कि अगर ये उस वक्त खड़े हो जाते तो आज अदलिया की ये दुर्घटना बनती, ये हालत ना होती। तो उन्होंने जो तकरीर की अतर मिनुल्लाह साहब ने, उन्होंने उस तकरीर में ज्यादातर टाइम दो जगह पे तनकीद की। एक उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद की, दूसरा उन्होंने अदलिया पे तनकीद की कि अदलिया अपना काम नहीं कर पा रही, इंसाफ नहीं दे पा रही। उन्होंने अपने ही इदारे के ऊपर बार बार तनकीद की। और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट पे, जिस तरह वो बातें कर रहे थे तो एस्टेब्लिशमेंट पे एक तनकीद थी, जैसे मुल्क के साथ जो कुछ इन्होंने माजी में किया, तो उनकी सारी तनकीद एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया पे थी। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने यहां पे देखें ट्वीट में क्या लिखा। अतर मिनुल्लाह को जस्टिस भी नहीं लिखा, साहब भी नहीं लिखा। अतर मिनुल्लाह को ये फरमाने से पहले माजी को याद रखना चाहिए, एक वर्दी वाले जनरल मुशर्रफ की सदारत में वजीर कानून थे, मार्शल लॉ था, डिक्लेयर्ड था। हम सियासतदान अगर गलती करते हैं तो याद रखते हैं कि लोग याद दिलाएंगे। जब ये बड़े ओहदों पर फायद अशखास माजी की सहूलत का इस्तेमाल करके भूल जाते हैं तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि यह शख्स कोई शर्म करे, कोई हया करे। बात यह है कि अतर मिनुल्लाह साहब ने माजी में जो किया वो तो अपनी जगह पे। ख्वाजा साहब आपके वालिद भी तो उसी कैबिनेट का हिस्सा थे जो एक डिक्टेटर की थी। तो सबने कहीं ना कोई गलत काम किया है। पाकिस्तान में फौज ने कंट्रोल ही इतना ज्यादा रखा कि कभी ना कभी सारे उनके बनाए हुए एक सिस्टम का हिस्सा रहे या उसके करीब से गुजरे या उसके मुताबिक चीजें सोचते रहे। लेकिन ज्यादातर लोगों को समझ आई। जब किसी को समझ आई तो फिर उसने सही रास्ता इख्तियार किया। लेकिन ख्वाजा साहब, अजीब बात यह है कि आप आज भी हाइब्रिड निजाम की तारीफ करते हैं, आप आज भी दोगले निजाम को पसंद करते हैं। हालांकि आपने आमरीत को भुगता भी है, तकालीफ भी देखी है, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान के खौफ ने आपको दोबारा GHQ पहुंचा दिया और आपको दोबारा आपके हाथ में बुरश पकड़ा दी और आपने पॉलिश शुरू कर दी अनफॉर्चुनेटली। तो अतर मिनुल्लाह तो सियासतदानों की बात नहीं कर रहे थे, वो तो बात कर रहे थे डिक्टेटर्स की, वो बात कर रहे थे अपनी अदलिया की। लेकिन ख्वाजा साहब को आजकल क्योंकि बड़ा उनको इदारे से प्यार है और आजकल वो एक डिक्टेटरशिप को पसंद करने वाले शख्स बने हुए हैं, लिहाजा उन्होंने फिर जवाब दिया बजाय इसके कि डिक्टेटर्स इसका जवाब देते। इसका जवाब ख्वाजा आसिफ ने खुद दिया है। नाज़रीन, चीनी में किस किसने पैसा कमाया है, बड़ी इंटरेस्टिंग एक रिपोर्ट आई है मेरे पास। इसमें जो चीनी पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट की गई उसमें सबसे ज्यादा पैसा जो कमाया वो शरीफ खानदान ने कमाया। ये हमजा शहबाज, नुसरत शहबाज और सलमान शहबाज, ये शहबाज शरीफ के बच्चे और बीवी हैं। ये जो चीनी एक्सपोर्ट की गई, इनकी शुगर मिल ने 2 अरब 41 करोड़ रुपए से जायद मालियत की चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की थी। अच्छा जी, इसके बाद हमजा शहबाज, नुसरत शहबाज की एक और अल अरेबिया शुगर मिल है, वहां से भी शुगर एक्सपोर्ट हुई थी और इन्होंने 1 अरब और 20 करोड़ रुपए की शुगर एक और एक्सपोर्ट की। देखें कितना पैसा बनाया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के भतीजे हैं और ये इनके एक भाई होते थे मियाँ साहब के, अब्बास शरीफ साहब, उनके 2 बेटे हैं। उनकी एक मिल है चौधरी शुगर मिल और इस शुगर मिल ने 1 अरब 49 करोड़ रुपए की चीनी एक्सपोर्ट की है। सारा फायदा इनके अपने खानदानों के पास। जरदारी साहब के ओमनी ग्रुप के एक दोस्त हैं ख्वाजा अब्दुल गनी मजीद, ये टंडुवाला यार्ड शुगर मिल से इन्होंने जो 91 करोड़ 70 लाख रुपए की चीनी जो है वो एक्सपोर्ट की थी। जरदारी साहब के एक और दोस्त हैं, इनका नाम है जका अशरफ, इनकी शुगर मिल ने 1 अरब 67 करोड़ रुपए मालियत की 11,317 मैट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट की है। ये अशरफ शुगर मिल इसका नाम है। चौधरी शुजात हुसैन, ये भी हुकूमत के करीबी लोग हैं, ताकतवर लोग हैं। अच्छा, इन्होंने चीनी लेकिन एक्सपोर्ट नहीं की इस अरसे में। मोनसलाई, इनकी मिल ने 3 अरब 33 करोड़ रुपए मालियत की 21,874 टन चीनी एक्सपोर्ट की है। ये मोनसलाई और मियां आमिर महमूद जो है ये इसमें पार्टनर है। तो खाली मोनसलाई ना समझे, मियां आमिर महमूद भी शामिल, और मियां आमिर महमूद जो है वो एक टीवी चैनल के मालिक भी हैं। तो उनकी जो रहीम यार खान शुगर मिल है ये वहां से जो है ये गई है। जहांगीर तरीन साहब की शुगर मिल्स जो हैं उन्होंने मजबूरी तौर पर 15 अरब रुपए मालियत की 99,000 टन चीनी एक्सपोर्ट की। देखिए सारे लोग हुकूमत का हिस्सा है।
सारा गेम सियासतदानों ने डाला है और पैसा बनाया है इन्होंने इसके अंदर। देख लें आप नाज़रीन, मलिक रियाज का जो मॉल ऑफ इस्लामाबाद है उसको अभी नीलाम करने की तैयारी हो रही थी। मामला चला गया अदालत में, वहां पे मलिक रियाज के वकीलों ने, और वो आगे मलिक रियाज के वकील तो नहीं थे, वो जो उसके अंदर रहते हैं लोग जिनके पास वहां मलकियत है, उन्होंने आकर कहा जी हमने तो खरीदे हुए हैं, ये आप हमारे पे किस बात की सजा दे रहे हैं हमें? अगर मलिक रियाज की चीजों को आपने काबू करना है तो बैरियर टाउन में बिलावल हाउस है, इस पे बड़े कह लगे अदालत के अंदर। उन्होंने कहा जी उनके नाम पे जाके वो आप पकड़े और पकड़ के उसको सेल कर दें, लेकिन बिलावल हाउस की तरफ कोई नहीं जाएगा। फिलहाल ये मामला जो है वो स्टे हो गया मेरे ख्याल में, और ये मामला भी आगे फिलहाल इस तरह नहीं बढ़ेगा। एक और खबर है नाज़रीन छोटी सी, और खबर ये है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अभी तक, या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार थे, उनमें से अभी तक 25 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। यानी इमरान खान साहब ने कहा था कि इस्तीफे दे दो, लेकिन उन्होंने अभी तक इस्तीफे नहीं दिए। इनमें जो सलीम रहमान साहब हैं, सुहेल सुल्तान, मोहम्मद बशीर खान, मोहम्मद नवाज खान, मोहम्मद आतिफ, शेर अली अरबाब, जुल्फ़िकार अली, नसीम अली शाह, शेर अफजल खान, मोहम्मद मुबीन आरफ, उसामा अहम मेला और मोहम्मद मिकदाद अली खान, गुलाम मोहम्मद अली अफजल शाही, मोहम्मद सादुल्ला, उमर फारूक, मोहम्मद रियाज फतियाना, मोहम्मद महबूब सुल्तान, सरदार लतीफ़ खोसा और आयशा नज़ीर, मियाँ गौस मोहम्मद, मोहम्मद मुअज़्ज़म अली, फ़याज़ हुसैन, अंबर मजीद और ख्वाजा शराज, ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक इमरान खान साहब के कहने के मुताबिक कायमा कमेटियों से इस्तीफ़े नहीं दिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।